नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने को लेकर फैसला लिया गया। वहीं अब सब्सिडी SMA अकाउंट बनाकर मिलेगी। उत्तराखंड में मोटर वाहन टैक्सेशन को लेकर भी चर्चा हुई। अब हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगी। उत्तराखंड में कांस्टेबल पद पर होने वाली वर्दीधारियों की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। वीरता के आधार पर विभाग मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन बोर्ड में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अलग विभाग बनाए जाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिली है। आज 12 मत थे आज हमारे इसमेमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है उसको CNG बैटरी या EV में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक SNA अकाउंट में बना दिया क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। उसको एक SNA अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये SNA अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह कन्वर्ट करता है सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक SNA अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा। ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है वहाँ पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहाँ पे इसके निर्माण की इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं वो आपका सुदर्शन चौक पे था वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इनको प्राथमिकता CSR मद से कराए जाने की और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। ये आखिरी मत जो है ये हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सरकार जहां इस कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस के तहत अपना बड़ा
निर्णय करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज एक दिखावा बता रही है। कांग्रेस इसे कई सफेद पोशों के शामिल होने की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के हरिद्वार जमीन घोटाले में लिए गए फैसले को मात्र दिखावा करार दिया है। उनका आरोप है कि अकेले हरिद्वार में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर सफेद पोशों के संरक्षण में अभी भी कब्जा है और सरकार उन जमीनों को चिन्हित कर सीबीआई जांच करे तो तब सब सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति करार दिया है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हरिद्वार शहर में, जिसके विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये यदि फैक्ट फाइंडिंग हो तो ये बात सामने आएगी कि इसमें जो है ये जो लोग ये करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। शायद हो सकता है एक से ज्यादा जिलाधिकारियों के समय से प्रयत्नशील थे। रावत जी, जो आपने हरीश रावत जी अब जग रहे हैं क्या? उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को, हरीश रावत जी को एक बार नहीं कई बार मौके दिए। इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया, तब इनको यह नहीं दिखाई दे रहा था। इनके समय में कितनी कार्रवाइयां हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने बड़े प्रहार हुए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पर कड़े प्रहार कर रही है, उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो नकल माफिया है, जो उनके समय में पल्लवित पुष्पित हो रहा था, जड़े जमा रहा था, युवाओं की आशाओं को उस पर तुषारापात कर रहा था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम विशेष पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण आज जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में नगर निगम भारत सरकार की थीम पर कार्य करते हुए 5 जून को नो प्लास्टिक डे मनाने जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम देहरादून भारत सरकार के द्वारा दी गई थीम को ही ध्यान में रखते हुए, उसी थीम पर केंद्रित करते हुए मुहिम चलाने जा रहा है कि देहरादून में हम एक दिन के लिए नो प्लास्टिक डे मनाएं और इसमें जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है उसे पूरी तरह से वर्जित करते हुए, उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करते हुए हम अपने दिनचर्या में, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और ऐसा जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्कार्ड किया जाना हो उसे नगर निगम के माध्यम से हम ट्रॉलीज़ और अपनी ई ऑटो टिपर्स और प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम पीडब्ल्यूडी के साथ में एक एमओयू साइन करते हुए रोड बनाने के इस्तेमाल में भी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में नगर निगम की ओर से एक पहल है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ऐसे उपयोग में लगाया जाए जिससे कि वो पर्यावरण के लिए खतरा ना बनते हुए एक यूज़ भी हो जाए और साथ ही साथ उसको कैसे धीरे धीरे हमें डिस्कार्ड करना है, कैसे अपनी दिनचर्या से पूरी तरह से हटा देना है, इसके लिए हम आगे बढ़ें। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जमीन घोटाले के चलते तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह पर कार्रवाई के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। बुधवार को उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी प्राथमिकता जिले में चल रहे सभी लंबित विभागीय मामलों को शीघ्र समीक्षा और निस्तारण करना होगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से वो शीघ्र ही सभी अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक करेंगे। जो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हो या शासन में कोई लंबित इश्यूज हो या जनपद में कोई इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजना का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो
उसमें समय समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियां की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण हो जाए। सर, जो मामला चल रहा है उसको लेकर स्थिति बन गई है, कैसे आगे क्या होगा, क्या चुनौती समझते हैं? देखिए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। 6 जून से थराली के चेपड़ों में आयोजित होने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शौर्य महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की संभावनाओं के बीच तहसील प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं शौर्य महोत्सव के आयोजकों ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के जाबाज भवानी दत्त जोशी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया और उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 से 8 जून तक शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शहीद भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में 6 जून से 8 जून तक शौर्य महोत्सव ग्राम सभा चेपड़ों में जो है आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे और लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 5-6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में इस गांव के भवानी दत्त जोशी जी आतंकवादियों से लड़ते हुए जो है कि शहीद हुए थे और उसके बाद उनके अदम्य साहस के लिए जो है 23 मार्च 1985 को इनकी पत्नी को श्रीमती विमला देवी को जो है भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा जो है अशोक चक्र से नवाजा गया। यह मेला जो है 2023 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, प्रतिवर्ष हो रहा है। इस वर्ष की मेले में जो है विशेष तैयारी इस प्रकार से है कि एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दूसरे में तिरंगा यात्रा होगी, तीसरे में जो है हम इस पूरे पिंडर क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड का यह एक मेला है। हम इसमें कारगिल शहीद जो लोग हैं उनके पारिवारिक जनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है सम्मानित करेंगे। लोगों को विदित है 6 से 8 तारीख तक जो है यहाँ पे हमारे जयपुर में एक शौर्य महोत्सव शहीद मेला आयोजित होना है। इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार की गैदरिंग जो अनुमानित है वो उसमें होनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो माननीय हमारे स्पीकर मैडम है उनको भी यहाँ पर दौरा होना है। उसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम है वो हम लोग कर रहे हैं। और हेलीपैड को लेकर दिक्कत आ रही है कि स्थानीय एक जो व्यक्ति है वह अपना खेत देने से मना कर रहे हैं, तो कोलकाता जो हेलीपैड है उसको हम व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी तिरंगा यात्रा भी इसमें होनी है, तो सभी जिले की जो पूरे प्रशासन की पूरी टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत अच्छा ही आयोजन होगा। तो इसके लिए सभी जो समिति है और सभी तो हम सभी जो आम पब्लिक है सब निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ पर आएँ और जो स्थानीय कलाकार भी यहाँ पर कुछ आने वाले हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुड़ियाकी में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने शव को देखे जाने के बाद तुरंत इसकी सूचना मंगलौर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो आप बता रहे हैं वो मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी। सूचना मिली पुलिस को तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फ़िलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो SOP होती है उसको फुलफिल करें। इसके पास से कुछ बरामद हुआ? अभी कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ, पहचान भी नहीं हो पाई सर अभी फिलहाल नहीं। दूसरा कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण कर जिला विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच की और नाराजगी जताते हुए कार्यालय में फाइलों को सूचीबद्ध तरीके से रखने के निर्देश दिए। वहीं कमिश्नर ने 1 सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दुरुस्त करने, अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी। साथ ही घरेलू और कमर्शियल वादों की अलग अलग सूची बनाने के लिए भी कहा। इसी के अलावा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन आने वाले विभाग, विशेषकर जहां पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, उन विभागों में उनकी ओर से किए गए निरीक्षण की आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। लेकिन जो बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे है, जो मुझे लगा जो यहाँ पे यहाँ के ऑफिसर्स नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि जो वाद अगर संस्थित हो गया, कोई चालान हो गया, तो उसके बाद जो डेट्स मिलनी चाहिए, तो कुछ एक मामले ऐसे भी मिले जहाँ पे 5-5 साल से डेट ही नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये गंभीर मसला है, जो इसमें मैंने वीसी को कहा है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं, कि ये संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और ऐसे मामले जिनमें डेट्स मिल ही नहीं रही है इनको सर्कुलेशन में लाया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से एक तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है और ये भी मैसेज जा रहा है कि कोई इसमें प्रिवेंटिव वर्क नहीं हो रहा है। और थर्डली, जो कंपाउंडिंग कराना चाहते होंगे या कंपाउंडिंग जिनकी हो सकती है वो रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार ने अल्मोड़ा में ड्रेनेज की समस्या से निजात पाने के लिए करीब 19 करोड़ का बजट 3 साल पहले स्वीकृत किया था। अल्मोड़ा में बरसाती सीजन दस्तक देने को है, लेकिन नालों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। आपदा न्यूनीकरण मद से स्वीकृत 39 नालों में से केवल 11 का निर्माण पूरा हो पाया है। अधिकारियों के अनुसार 11 अन्य नालों पर कार्य जारी है, जबकि 17 ऐसे नाले हैं जहां अतिक्रमण और पाइपलाइन बाधाओं के चलते लंबित पड़े हैं। नगर निगम मेयर ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा किया जाए। ये अल्मोड़ी के जितने भी ड्रेनेज अपने जो नाले हैं और ड्रेनेज व्यवस्था है, इसमें हम लोगों ने नगर निगम की ओर से ये सख्त निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को कि कोई समय के साथ ये कार्य पूरे किए जाए, ताकि अल्मोड़ा नगर की जनता को, अल्मोड़ा नगर को कहीं पर कोई ऐसी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। क्योंकि अभी मैंने माननीय हमारे सिंचाई मंत्री राज्य मंत्री आए थे ऋषि खंडवाल जी, तो उनके साथ अपने कुछ यहाँ अधिकारियों के साथ दौरा किया था और सारे नाले मैंने वहाँ पे को देखे थे और वहाँ पे को सख्त निर्देश दिए हैं। जल संस्थान के द्वारा भी जो पाइपलाइन वहाँ पे को बिछी हुई है उससे भी कुछ परेशानी का सामना हमारे सिंचाई विभाग को करना पड़ रहा है। तो मैंने जल संस्थान से भी ये अनुरोध किया है, ये बोला है कि आप दोनों लोग अपने समन्वय के साथ और तालमेल के साथ अपने शीघ्र अपनी पाइपलाइनों को व्यवस्थित तरीके से करें, ताकि सिंचाई विभाग को बनाने वाले नालों में कोई ऐसी परेशानी का सामना उठाना न पड़े। और क्योंकि हमें बहुत जल्दी ये नाले तैयार चाहिए, क्योंकि कल के दिन में बहुत बड़ी आपदा एक ऐसी कारण न बने कि जिससे हमें हमारे नगर को इससे हानि हो। न्यूनीकरण के तहत स्वीकृत हुई थी। ये कुल 1976.77 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1813.95 लाख सिंचाई विभाग के लिए तथा 162.85 लाख जल संस्थान के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए था। हमारे पास अभी तक 791 लाख रुपए अवमुक्त हुआ है, जिसमें से 150 लाख रुपए हमने जल संस्थान को दिए हैं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए। शेष 641 लाख हमारे पास है, जिसमें से हम 620 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो नाले थे, इसमें कुल 39 नाले थे, जिनमें से हम 11 पूर्ण कर चुके हैं और 11 नालों में विभिन्न कारणों से अतिक्रमण या जल पाइपलाइन, मेनली पाइपलाइन, जल संस्थान की पाइपलाइन शिफ्ट न होने पाने का कारण काम रुका हुआ है। कई नालों पे हमारे पास अभी पाइपलाइन शिफ्ट नहीं हो पा रही, इस वजह से काम स्लो भी हो गया, क्योंकि ठेकेदार पूरी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक हम 11 नाले पूर्ण कर चुके हैं। 9 नाले ऐसे जो हम 50% से ऊपर पूर्ण कर चुके हैं, 70-80% तक हम जिनकी प्रोग्रेस ला चुके हैं, तथा 7 नाले ऐसे जिनमें हमारे पास 50% से कम की प्रगति है और 11 नाले ऐसे जिनमें अभी काम शुरू नहीं हुआ, जिनमें कुछ लेबर प्रॉब्लम है, कुछ में ये जो पाइपलाइन फिटिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से।
द्वारा तहसील में पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ की तमाम कार्यकारिणी ने अपनी समस्याओं को लेकर 2 दिन का कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे तहसील में किसी भी प्रकार का राजस्व कार्य नहीं हुआ और लोग काफी परेशान नजर आए। कार्य बहिष्कार का मुख्य कारण खतौनी में अंश निर्धारण में आ रही समस्याएं और अंश निर्धारण के लिए संसाधनों का अभाव रहा। आपको बता दें कि इस मामले से शासन को अवगत भी कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे। मैं आपको सर्वप्रथम यह बताना चाहूँगा कि जो हमारा कार्य बहिष्कार का आज यह कार्यक्रम चल रहा है 3 और 4 जून 2025 का, वह प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर किया जा रहा है। इसमें हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि उत्तराखंड में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में अपराधों की आधुनिकता हो चुकी है और राजस्व पुलिस के पास का बिना संसाधनों के हम आज इस कार्य को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक डेडलाइन तय की गई थी कि मई 2025 तक हम सारे राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधीन कर देंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारा विरोध इसलिए है, वर्तमान परिस्थितियों में राजस्व पुलिस का कार्य करने में हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांग सरकार से ये है कि तत्काल राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधीन दिया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर समिति ने महाभंडारे का आयोजन किया, जहां आकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 41वां आपके जन्मदिन है श्री माँ नैना देवी का। 1863 में इस नए मंदिर की स्थापना हुई थी, जब अमरनाथ शाह जी को ये मूर्ति यहाँ मिली, जो 1880 के भूस्खलन के बाद जो यहाँ दब गई थी तालाब में, उसकी यहाँ स्थापना करी गई। मंदिर शुरू हुआ और 1984 में ये ट्रस्ट बना। उसके बाद से हम लगातार, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इसको और भव्य बनाएं और लोगों को इससे जोड़ें। और इसके साथ साथ हम जब भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसमें सिर्फ ये देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। हम इस झील के स्वास्थ्य के लिए, इसके सौंदर्य के लिए, इसके स्थायित्व के लिए भी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और ये देवी से कामना करते हैं कि यह झील हमारी स्वस्थ हो, सुंदर हो, पर्यटकों के लिए लगातार एक आकर्षण का विषय बना रहे। आज इतनी भीड़ है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महादेव जी का हम दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे माता जी का अच्छे से दर्शन हो गया, वहाँ झील है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैंने आज अच्छे से दर्शन कर लिए और जो भी मेरी मनोकामना है माता जी जरूर पूरी करेंगे। स्थापना दिवस हो रही है तो और अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। आप सबको जरूर आना चाहिए नैनीताल और नैना माता देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। माता जी के दर्शन करना तो इट्स लाइक टू हैव द ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, लखनऊ से आई उतनी दूर से। और आज तो बहुत अच्छा दिन है यहाँ पे, जैसा कि पता चल रहा है कि माता जी का आज स्थापना दिवस है, तो हो सकता है कि माता जी का जो भी मैं मांगूँ उसको तुरंत ही पूरा कर दें। कल बारिश हो रही थी, मैं कल भी वेट कर रही थी बट कल नहीं आ पाई मैं यहाँ पे बारिश की वजह से, बट आज वेदर अच्छा है तो फिर मैं पहुँच पाई यहाँ पे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।